हाई बीपी, हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज़, ये सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर सिर्फ इसी वजह से हो रहे हैं कि हम किसी स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा देर तक ले लेते हैं। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का मतलब है कि या तो आप लड़ो या भागो। जिम जो है लोग रात को भी जाते हैं, तो क्या रात को भी जिम जाना सही है? बीमार पड़ते क्यों हैं? फॉल्स परसेप्शन की वजह से। हम किसी चीज़ को फॉल्सली परसीव कर लेते हैं। वो परसेप्शन जब तक ठीक नहीं करेंगे आप, तब तक वो ठीक नहीं होगा। और वो परसेप्शन ठीक होती है सिर्फ होम्योपैथी से। कुछ इन्फेक्शियस डिसीजेस का ही कॉज इनको पता है, मेडिकल साइंस को। बाकी जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, फिर इनका कौन सा जर्म कारण है? अब आजकल फ्लू के केसेस हो तो उसमें एंटीबायोटिक दे देते हैं। जब वो फ्लू वायरस की वजह से हो रहा है तो एंटीबायोटिक क्या काम करेगा उसके अंदर? जो व्यक्ति अपनी बॉडी को इतना स्ट्रेस में रख रहा है, तो उसको और क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? थायराइड का उनको पॉजिटिव एजेंट नहीं मिला तो थायराइड का आपको हार्मोन पूरी लाइफ खाना पड़ेगा, क्योंकि वो थायराइड पे काम नहीं कर रहे हैं, वो रिप्लेसमेंट दे रहे हैं बस। हम कई बार मन से सोच नहीं पाते। मन का जो फॉल्स परसेप्शन है ना, वो हम बदल नहीं पाते, तो हमें सहायता लेनी पड़ती है। सहायता कौन करेगा? होम्योपैथिक मेडिसिन। नमस्कार, हमारे कार्यक्रम विदस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट अनु वर्मा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर योगेश। डॉक्टर योगेश पिछले 15 सालों से मेडिकल साइंस और अध्यात्म को साथ में जोड़कर पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं। अपने इस शो में हमने डॉक्टर योगेश को एक बार फिर से इनवाइट किया है, ये जानने के लिए कि अध्यात्म और मेडिकल साइंस का आपस में क्या कनेक्शन है। तो आइए इस कनेक्शन को समझते हैं डॉक्टर योगेश से। डॉक्टर योगेश, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार। नमस्कार अनु जी। डॉक्टर योगेश, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती वक्त आपने निकाला हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए, ताकि हम आपसे और भी जानकारियां ले सकें। थैंक यू सो मच कि आप हमारे स्टूडियो में आए हैं। डॉक्टर योगेश, लास्ट एपिसोड में आपने हमें मन के बारे में बताया था, नीड ऑफ लाइफ के बारे में बताया था। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये एनर्जी क्या होती है? अनु जी, एनर्जी का मतलब है ऊर्जा, और हमारे शरीर को जो एनिमेट करती है वो ऊर्जा, प्राण शक्ति, वो हमें श्वासों के थ्रू मिलती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर वो एनर्जी जाती है। जब हम खाना खाते हैं उसके थ्रू भी एनर्जी जाती है। ये जो भी एनर्जी हमें प्राण जो एनर्जी लेते हैं वो हमारे पंचभूतों से लेते हैं, ठीक है? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। अब प्राण जो है, हमारी प्राण शक्ति हमारे अलग अलग पार्ट को सप्लाई करती है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू दैट कि कौन से पार्ट को कहाँ सप्लाई करिए, उसके अकॉर्डिंग ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है प्राणवायु। प्राणवायु हमारी चेस्ट पे को सप्लाई करती है। जब हम श्वास लेते हैं तो फेफड़े एब्जॉर्प्शन करते हैं ऑक्सीजन का, ठीक है? हम खाना खाते हैं, उसका इंजेक्शन होता है, उसका डाइजेशन होता है, ठीक है? जो भी रिसेप्शन होता है ना, जो भी हम इनटेक लेते हैं, वो इनटेक हमारा प्राणवायु करता है। उस इनटेक को, उस रिसेप्शन को प्राणवायु सप्लाई करती है। जब हम सारा एनर्जी को इनटेक कर लिया हमने, उसके बाद उसका डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन को समान वायु सप्लाई करती है। उसका पार्ट होता है हमारे डायफ्राम से लेके नेवल तक जी। इस पोर्शन में हमारे सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जब डाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बचते हैं। वो उस वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीशन करने के लिए अपान वायु सप्लाई करती है। वो होता है हमारा नेवल से लेके मूलाधार चक्र तक जी, ठीक है? अब अपान वायु का जो काम होता है, एनर्जी का जो सप्लाई होती है, वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जैसे किडनी हो गया और स्टूल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इन सब को सप्लाई करती है। उसके बाद जो हमने समान वायु ने जो डाइजेशन को प्रमोट किया था, एब्जॉर्प्शन किया था, उसके बाद जो हमने सारी एनर्जी जो ली है, जो हमने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, वो पूरी बॉडी में सप्लाई करने के लिए जो ऊर्जा यूज़ होती है उसको व्यान वायु बोलते हैं जी। तो व्यान वायु का काम ये होता है कि थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम, थ्रू ब्लड, हमारी पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना, ठीक है? अब 5वां जो पार्ट है प्राण का, वो है उदान वायु। उदान वायु हमारे थ्रोट से लेके और हेड तक जितने भी पोर्शन होते हैं उसको सप्लाई करती है। इसमें हमारा मेंटल कॉग्निशन, मेंटल फंक्शन, मेमोरी
और थ्रोट, थायराइड, टॉन्सिल, ये सब इंक्लूड हो जाता है। हमारी स्पीच भी इंक्लूड होती है, बोलना भी हमारा उदान वायु की वजह से होता है। अब जो प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति हमारे डिफरेंट पार्ट्स को जो सप्लाई कर रही है, अगर वो किसी भी पार्ट से कम होने लगती है तो वहाँ पर बीमारी होने लगती है। असल में बीमार पहले प्राण शक्ति होती है, फिर शरीर बीमार होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर प्राण वायु जो पहला टाइप है प्राण का, प्राण वायु अगर कम होने लगती है तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है हमें, ठीक है। अगर हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, हमें फुल रेस्पिरेशन नहीं मिलेगी, तो हमें चेस्ट की प्रॉब्लम होने लगेगी। दूसरी है समान वायु। समान वायु में क्या होता है, डाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है, और आपको आईबीएस की प्रॉब्लम होने लगती है। तीसरा जो टाइप है वो है अपान वायु। अपान वायु में क्या होता है कि हमारा एक्सक्रीशन हैम्पर होता है, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा आपको, ठीक है, और यूरिनरी एक्सक्रीशन कम हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कम हो जाएंगे, फीमेल्स में मेंसेस की प्रॉब्लम्स होने लगेगी, ठीक है। और चौथा है व्यान वायु। व्यान वायु हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में सप्लाई करता है एनर्जी को, न्यूट्रिएंट्स को। जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम होता है हमारा, उसको हैम्पर करता है। अगर व्यान वायु कम हो रही है तो हमें जॉइंट्स की प्रॉब्लम होने लगेगी, हमें आर्थराइटिस हो जाएगा, हमें थकावट रहने लगेगी क्योंकि हमें एनर्जी पूरी मिल नहीं रही है, ठीक है, हमें लो फील होने लगेगा। और जब उदान वायु कम हो जाती है तो हमारा जो मेंटल मेमोरी है, जो हमारा कॉग्निशन है, वो कम होने लगता है, हमारी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, हम सुस्त होने लगते हैं, हमारी स्पीच में प्रॉब्लम होने लगती है, हमें थायराइड हो जाता है, टॉन्सिल हो जाते हैं। ये उदान वायु की कमी की वजह से होते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि हमारी जो वाइटल फोर्स है, होम्योपैथी में प्राण शक्ति को वाइटल फोर्स कहा गया है। वाइटल फोर्स जो है हमारी, उसके 3 फंक्शन बताए थे मैंने, एक सेंसेशन, फंक्शन और सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो ये जो कंसेप्ट हमने अपने वेदों से पढ़ा है, हमने अपने वेदों से समझा है कि प्राण जो है वो 5 पार्ट में सप्लाई करता है, 5 तरीके से हमारी बॉडी को, फुल बॉडी को सप्लाई करता है। इसी प्रिंसिपल से अगर हम कोरिलेशन करें तो होम्योपैथी में भी यही बोला गया है कि वाइटल फोर्स पहले बीमार होती है, उसके बाद शरीर बीमार होता है। तो वाइटल फोर्स जिस जिस पार्ट में, अभी आपको मैंने बताया ना कि 5 पार्ट होते हैं, 5 तरीके होते हैं, 5 तरह की वायु होती है, 5 तरह की ऊर्जा होती है, वो जिस जिस पार्ट से कम हो रही है उसकी बीमारी उसी अकॉर्डिंग हो रही है। होम्योपैथी में भी यही चीज़ को फॉलो किया जाता है। हमारी वाइटल फोर्स पहले बीमार होती है, उसके बाद ऑर्गेनिज्म बीमार होता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने एनर्जी के हमें 5 पार्ट बताए, लेकिन अगर एनर्जी के दूसरे पार्ट पर ही हमारा ये प्रोसेस रुक जाए, जैसे कि समान वायु पे आकर रुक जाए और वो आगे ही ना बढ़े, फिर क्या होगा? देखिए अनु, ये 5 पार्ट जो होते हैं ये एक दूसरे के फॉलोअर नहीं होते हैं। हमारी जो प्राण शक्ति है वो इक्वली सप्लाई करती है, बट अगर आप ये समझो, समान वायु के बाद ही अपान वायु होगा, हाँ जी, उसका काम आएगा, क्योंकि पहले डाइजेशन होगा, उसके बाद ही तो एलिमिनेशन होगा जी। अगर डाइजेशन ही नहीं होगा तो फिर एलिमिनेशन क्या होगा? जब हम फूड का पाचन ही नहीं कर पाएंगे तो एलिमिनेशन क्या होगा? इसमें क्या है, अगर समान वायु आपकी कमी हो जाती है तो आपका डाइजेशन सही नहीं हो रहा, आपका एसिमिलेशन सही नहीं हो रहा, एब्जॉर्प्शन सही नहीं हो रहा। तो जब वो सही नहीं हो रहा तो आपकी अपान वायु जो वो सही भी है, फिर भी वो सही से डाइजेशन नहीं, एक्सक्रीशन नहीं कर पाएगी, तो आपको लूज स्टूल रहेगी। जैसे कई लोगों को आपने सुना होगा कहते हुए कि अच्छा भला खाते हैं लेकिन फिर भी शरीर को लगता नहीं। हाँ जी। और हमें क्रॉनिकली लूज स्टूल रहती है, काफ़ी लंबे समय से स्टूल पतली आती है उनको। हाँ जी। ग्रीजी स्टूल आती है, कुछ तला हुआ खा लेते हैं तो ग्रीजी स्टूल आती है। वो किस लिए आता है? उनकी समान वायु में कमी होती है, वो सही से डाइजेशन नहीं कर पाते, तो उनकी जो फूड न्यूट्रिएंट्स हैं वो बिना एब्जॉर्प्शन के बाहर निकल जाते हैं, उनका एक्सक्रीशन हो जाता है। तो ऐसे लोग हमेशा पतले दुबले रहते हैं, न्यूट्रिशन की कमी रहती है इनको, मैशिएटेड रहते हैं, तो मेल न्यूट्रिशन इनको रहता है हमेशा। डॉक्टर साहब, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत थके हुए होते हैं या बहुत ही हमारी बॉडी जो एकदम से थकावट महसूस कर रही होती है, हमें ऐसा फील होता है कि अब हम सोएंगे और हमें नींद आ जाएगी और अच्छी नींद आएगी, लेकिन होता बिल्कुल ही इसके अपोजिट है। जैसे हम बेड पर जाते हैं, लेटते हैं, तो हमारी नींद जो है वो गायब हो जाती है और अजीब से नेगेटिव थॉट्स जो हैं हमारे अंदर चलते रहते हैं, पता नहीं हम क्या क्या सोचते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस बात को समझने के लिए हमें अपने ह्यूमन सिस्टम की होम्योस्टेसिस को समझना पड़ेगा। हमारी बॉडी के बाहर एक एनवायरनमेंट होता है, बॉडी के अंदर भी एक एनवायरनमेंट होता है। तो
हमारी वाइटल फोर्स का एक फंक्शन होता है कि इस इन्वायरमेंट को बिल्कुल मेंटेन करके रखना। तो जब हम एक नॉर्मल कंडीशन में होते हैं तो हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर वो नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल रहना चाहिए, ब्लड शुगर नॉर्मल रहनी चाहिए, जितने भी हमारे एंजाइम्स हैं वो नॉर्मली सिक्रीट होने चाहिए, हमारा रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल होना चाहिए, थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम नॉर्मल होना चाहिए। इसको हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। नॉर्मली हम इसी अवस्था में रहते हैं, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर एक इमरजेंसी बटन भी है, इमरजेंसी मोड भी है। वो क्या होता है इमरजेंसी मोड? कि जब कभी हम किसी एडवर्स सिचुएशन में आते हैं, फिजिकली और मेंटली जी, हम किसी डेंजर में आते हैं, तो वो इमरजेंसी मोड स्टार्ट हो जाता है। और वो इमरजेंसी मोड क्या है? फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। अब फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का मतलब है कि या तो आप लड़ो या भागो, जी, या तो सिचुएशन से लड़ो या सिचुएशन से विड्रॉ करो। ठीक है। अब ये इस रिस्पॉन्स के तहत हमारी बॉडी जो है बाकी जो नॉर्मली सिस्टम चला रही थी, जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, हार्मोन्स हो गए, ये सबको एक पैनिक मोड पे ले आती है। तो पैनिक मोड पे ये सारे ओवर वर्क करने लग जाते हैं, क्योंकि ब्रेन कहता है कि मेरे को अब ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत है, मुझे बहुत ज़्यादा सोचना है इसके बारे में, तो ग्लूकोज बढ़ जाना चाहिए ब्लड के अंदर, ब्लड ज़्यादा पहुंचना चाहिए तो बीपी बढ़ जाना चाहिए, हार्मोन सिक्रीट ज़्यादा होने लगते हैं। और जो पोर्शन हमारा डाइजेशन में खर्च हो रहा है उसको आप मुझे सप्लाई करो, ब्रेन कहता है मुझे सप्लाई करो, तो डाइजेशन स्लो हो जाता है। तो ऐसे जब हम स्ट्रेस में होते हैं किसी सिचुएशन में, तो ये हमारा फाइट और फ्लाइट जो रिस्पॉन्स है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। इसमें तो डाइजेशन स्लो हो जाती है, हमें बहुत थकान महसूस होने लगती है, हमारी जो जैसे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में कम जाने लगती है ऊर्जा, डाइजेशन में कम जाने लगती है, तो डाइजेशन स्लो हो जाता है, हमें थकान महसूस होती है, हमें लगता है अभी बेड पे जाएंगे और हम सो जाएंगे, लेकिन वहाँ तो थॉट्स इतने ज़्यादा चल रहे हैं। हम बेड पे गए और ब्रेन ने तो हमारे ये बोला था ना कि सारी एनर्जी मुझे सप्लाई करो, आप लोग सुस्त हो जाओ। अब जैसे ही हम गए सोने के लिए, नींद तो आई नहीं और ज़्यादा हम अवेक हो गए, क्योंकि ब्रेन नहीं सोया, ब्रेन को रेस्ट नहीं मिला। चलो, ये जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है, ये एक बार अगर आपके बॉडी में हो रहा है तो चलो ठीक है, ठीक है। अगर यही सिचुएशन नेक्स्ट डे भी प्रोड्यूस होती है तो आप दोबारा से इस रिस्पॉन्स में आते हो। ठीक है। ये इमरजेंसी मोड फिर से एक्टिवेट होता है, तो आपके बॉडी के अंदर ये वाले चेंजेस फिर से आएंगे, स्वेटिंग होना, हाई रेस्पिरेटरी हो जाना, ठीक है, पैल्पिटेशन होना, डाइजेशन को स्लो हो जाना, ठीक है, नींद उड़ जाना, ये सब फिर से आएगा। अब कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि ये स्ट्रेस आपको 24 घंटे रह रहा है, उस बात के बारे में आप 24 घंटे सोच रहे हो, तो ये जो हमारा इमरजेंसी मोड है ना, ये ऑन ही रह जाएगा, और ये ऑन ही रहेगा और ये अडेप्ट कर लेगा, इसकी हैबिट बन जाएगी। तो जो आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं ना सारे, हाई बीपी, हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज़, ये सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स सिर्फ इसी वजह से हो रहे हैं कि हम किसी स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा देर तक ले लेते हैं। अगर हमने उसका सॉल्यूशन निकाल लिया तो वो निकल जाएगा, अगर हमने उसका सॉल्यूशन नहीं निकाला तो एक हैंगिंग कॉन्फ्लिक्ट के अंदर चेंज हो जाता है, उस दुविधा में हम फंसे हुए हैं और हम बीमार होने लगेंगे। हमारा जो ये इमरजेंसी मोड है ना, ये हमेशा एक्टिव रहता है। इसी की वजह से शुगर हाई रहती है, बीपी हाई रहता है, थायराइड का बीमारी हो जाती है। ये सारे जो हमारे इमरजेंसी जो सिस्टम्स हैं वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कुछ लोग होते हैं जो 4 घंटे की भी नींद ले लें, लेकिन उसके बाद भी उनकी बॉडी जो है पूरी एक्टिव रहती है, पूरा दिन वो फिट रहते हैं। लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अगर 8 घंटे की प्रॉपर नींद ना लें तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो बीमार हो जाएंगे, उन्हें कुछ ना कुछ अजीब सा फील होता है। वो आज कहते हैं कि यार आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है क्योंकि मैंने प्रॉपर नींद नहीं ली है। क्यों? ये उनको इस बात का भी स्ट्रेस रहता है कि मैं सो नहीं पा रहा, मैं 8 घंटे नहीं सोया। ये इसका मतलब कांस्टेंट स्ट्रेस के अंदर है ना वो। उनका इमरजेंसी मोड जो है वो हमेशा पंक्चुअलिटी के पीछे पड़े रहते हैं कि मुझे इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, 8 घंटे सोना है, इतनी बार मील खानी है, इतनी बार ये करना है। ये खुद 24 घंटे आप स्ट्रेस के अंदर हो, आपने अपनी बॉडी को ऐसे ही बना दिया है। अगर हम ये बोलें कि जब हमें नींद आए तभी हमें सोना चाहिए, ठीक है, ये एक नेचुरल होम्योस्टेसिस है। जब हमें भूख लगे तब हमें खाना चाहिए। हमारे वेदों में यही बोला है, जब हमें भूख लगे तब खाना चाहिए, जब हमें नींद आए तब सोना चाहिए जी। लेकिन आजकल सिस्टम क्या हो गया है, अब
जो प्राइवेट सेक्टर्स में जो काम करते हैं जो लोग, उनको एक टाइम होता है। मान लीजिए उसकी इवनिंग ड्यूटी है, अब उसको जितने बजे सोना है ना उतने बजे सोना है। अब उसकी उस टाइम पे नींद पूरी नहीं हुई ना, तो वो स्ट्रेस में रहेगा पूरे दिन कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, अब मैं काम कैसे करूँगा। वो स्ट्रेस भी 24 घंटे वाला स्ट्रेस ही है उसका। तो ये भी एक अपने टाइप का स्ट्रेस है, वो 24 घंटे उस इमरजेंसी मोड में चल रहा है, तो इसलिए उनको बीमारी रहती है हमेशा। जो व्यक्ति अपनी बॉडी को इतना स्ट्रेस में रख रहा है, तो उसको और क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? जो ऐसे लोग होते हैं उन्हीं को तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होते हैं, उन्हीं का तो लाइफस्टाइल खराब हो रहा है ना। अब आपकी नाइट ड्यूटी है, हाँ जी। और गॉड ने हमारा सिस्टम ऐसा बनाया है कि हमें नाइट में सोना है और डे में काम करना है। अब आप डे में सो रहे हो, नाइट में काम कर रहे हो, तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक तो डिस्टर्ब हो गई ना। कभी आपकी नाइट लग रही है, कभी आपकी मॉर्निंग लग रही है, कभी आपकी नाइट लग रही है। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। और जो काम का प्रेशर आपको कांस्टेंट स्ट्रेस के अंदर रखता है, ऐसे लोगों में ही लाइफस्टाइल डिसऑर्डर देखे जाते हैं। जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, हाई बीपी हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बहुत होती है इनको, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक सेट नहीं हुई ना, तो डाइजेशन सही से होता ही नहीं है। कभी सो रहे हैं, कभी नहीं सो रहे हैं। किसी टाइम जगने का टाइम है तो सो रहे हैं, सोने का टाइम है तो जाग रहे हैं, तो डाइजेशन खराब होता है। तो ये आजकल जो सबसे बड़ी बीमारी चल रही है लोगों में, IBS चल रही है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। और ये होता क्या है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम? जब कोई डायग्नोसिस नहीं मिलता पेट की बीमारी का, तब ये डायग्नोस किया जाता है। क्योंकि आजकल जितने भी डिसऑर्डर हो रहे हैं वो फंक्शनल डिसऑर्डर हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। इसमें कोई पैथोलॉजी मिलेगी नहीं किसी टेस्ट में, लेकिन फंक्शन खराब है। अब वो फंक्शन किस वजह से खराब है? समान वायु की कमी की वजह से। आपकी समान वायु कम है और फंक्शन खराब है सारा, तो IBS की प्रॉब्लम है। तो हर किसी, आप नोट करना, किसी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सबको तो स्टूल की प्रॉब्लम रहती है, सबको गैस बनने की प्रॉब्लम रहती है, पेट फूलता रहता है, खाना सही से नहीं खा पाते, थोड़ा सा खाते ही पेट भर जाता है। ये प्रॉब्लम सबको रहती है, 90% लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है। स्टूल सही से नहीं आती, एक बार पेट साफ नहीं होता, एक बार में बार बार लैट्रिन जाना पड़ता है। ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। डॉक्टर साहब, जैसे हमारे अध्यात्म में तो ये माना जाता है कि योगा एक्सरसाइज सुबह करनी चाहिए, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। अब जिम जो है लोग रात को भी जाते हैं, तो क्या रात को भी जिम जाना सही है? देखो, इवनिंग में जिम जाना एक अपना व्यक्तिगत मामला है। जिस भी इंसान को जब समय होगा वो तभी जाएगा, तभी एक्सरसाइज करेगा। आजकल की बिजी शेड्यूल में तो लोग रात में काम करते हैं, दिन में सोते हैं, तो वो उसी टाइम पे अपना जिम भी करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे। पर हमारे ह्यूमन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। उस बायोलॉजिकल क्लॉक को जैसे सेट करेंगे आप, वैसी सेट हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि अगर आपको एक बंद कमरे में अंधेरे में रख लिया जाए, ठीक है, तो आपको बाहर नहीं पता कि दिन है कि रात है, लेकिन आपको रात में उसी समय नींद आएगी जिस समय डेली आपको नींद आती है, या आपकी आंख सुबह उतने ही बजे खुलेगी जितने बजे आपकी रोज़ खुलती है। इसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? फॉर एग्जाम्पल, आजकल लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, जिसको जेट लैग बोलते हैं। जेट लैग एक्चुअली में क्या है? हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होती रहती है बार बार। अभी यहाँ पर दिन है, वहाँ रात है, वहाँ रात है, यहाँ दिन है। तो अभी हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को ये पता है कि आज दिन मैंने पूरा बिताया, अब आने वाली है रात, लेकिन वहाँ पहुँचे तो वहाँ दिन ही मिलता है। तो ये जेट लैग क्या चीज़ है कि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को पता ही नहीं चल पाता कि अब सोना है या जागना है जी। तो जब ये डिस्टर्बेंस होता है तो हमारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बहुत हो जाती है, उनकी नींद उड़ जाती है, इंसोम्निया हो जाता है, नींद ना आने की बीमारी हो जाती है, उनको डिप्रेशन भी हो जाता है इस चीज़ से, नींद नहीं आती। तो जैसे आप अभी मैंने बताया था ना कि जिनको नींद नहीं आती तो उनको खुद ही ये स्ट्रेस हो जाता है कि मुझे नींद ही नहीं आई, अब मैं काम कैसे करूँगा, मुझे अभी मीटिंग में जाना है, मैं अगर सो नहीं पाया तो मैं कल मीटिंग में कैसे जाऊँगा। ये स्ट्रेसफुल लाइफ जो है ना, ये बीमारियाँ करती हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम अपने ब्रीथिंग सिस्टम को बैलेंस कर लें तो फिर क्या हमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? देखिए नो, ब्रीदिंग सिस्टम को बैलेंस करना एक अलग चीज़ हो गई, ठीक है। आप क्या ये समझते हैं कि प्राणवायु, जो 5 टाइप की प्राणवायु मैंने बताई, उसके कम होने की वजह से बीमारी होती है? तो आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए कि प्राणवायु कमी कैसे हो रही है, क्यों कम हो रही है जी। कोई ऐसा चैनल होगा ना जो कम कर रहा है। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि प्राण को डायरेक्ट करता है मन। मनमय कोश जो है वो प्राणमय कोश को डायरेक्ट करता है।
प्राण की अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं होती। जैसे मैंने बताया ना, मोबाइल के अंदर बैटरी होती है, बैटरी का काम सिर्फ इसको चलाना है। अंदर सॉफ्टवेयर क्या काम कर रहा है, बैटरी से मतलब नहीं है उसका। तो ऊर्जा का काम सिर्फ उसको एनिमेट करना है, हमारे ऑर्गेनिज्म को चलाना है। चला कौन रहा है? मन चला रहा है। और मन को कौन डायरेक्शन दे रहा है? हमारा बुद्धि, ठीक है ना। हमारा जो विज्ञान में कोश है वो उसको डायरेक्शन दे रहा है, वो उसकी तर्क वितर्क करने की विवेकशीलता को बनाए रख रहा है। अब मन ही जब बीमार होता है ना, तब हमें बीमारी होती है, तब हमारी प्राण शक्ति, जीवन शक्ति, वाइटल फोर्स कम होती है किसी पार्ट से, और वो पार्ट बीमार होता है। तो खाली हम प्राण को अपने ठीक करके, सिर्फ श्वास क्रिया को ठीक करके हम ठीक नहीं कर सकते उसको, क्योंकि हमारा मन ठीक नहीं हुआ। अभी जो बेसिक कॉज था, जो हमारे बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस था, जो कॉन्फ्लिक्ट था, वो जब तक रिमूव नहीं होगा तब तक हम ठीक नहीं होंगे। अब उसको रिमूव करने के लिए, उस डिल्यूजन को रिमूव करने के लिए, मैंने पहले ही आपको बताया था कि हम बीमार पड़ते क्यों हैं? फॉल्स परसेप्शन की वजह से। हम किसी चीज़ को फॉल्सली परसीव कर लेते हैं, गलत तरीके से परसीव कर लेते हैं। या कुछ हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इंसल्ट फील कर ली, अब इंसल्ट फील कर ली, परसेप्शन फॉल्स हो गया, हम बीमार पड़ गए, ठीक है। अब उसको कितना भी आप वो कर लो, वो परसेप्शन जब तक ठीक नहीं करेंगे आप, तब तक वो ठीक नहीं होगा। और वो परसेप्शन ठीक होती है सिर्फ होम्योपैथी से जी। इसलिए होम्योपैथिक मेडिसिन की बहुत ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहब, आप बार बार कन्फ्लिक्ट कह रहे हैं कि इन सब के पीछे कन्फ्लिक्ट है, ये है क्या कन्फ्लिक्ट? कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है आप किसी चीज़ का डिसीजन नहीं ले पा रहे, ठीक है। आप एक दुविधा में फंसे हुए, आप जैसे आपके सामने कोई चैलेंज आता है, कोई एडवर्स सिचुएशन आती है, तो आपको डिसीजन लेना होता है, ये करें कि नहीं करें, ठीक है। अगर उसका एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आप, फॉर एग्जांपल आपको कहीं पर काम कर रहे हैं आप, वहाँ पे वर्क इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, बॉस अच्छा नहीं है, ठीक है, पर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा है, आपको वहाँ काम करना पड़ेगा। तो आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं उस जॉब को छोड़ूं या वहाँ काम करूं, क्योंकि आपको काम करना भी पड़ रहा है, आपको जॉब छोड़ भी नहीं सकते, और आपको वहाँ का इन्वायरमेंट पसंद भी नहीं आ रहा। तो ये एक तरीके से कांस्टेंट स्ट्रेस में हो आप। इस स्ट्रेस को कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, जब हम एक किसी चीज़ के लिए कांस्टेंट स्ट्रेस में होते हैं, ठीक है, इसको हम कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। अब ये नहीं है कि एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, बस एक ही कॉन्फ्लिक्ट से सारी बीमारी होती है, नहीं, हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने मुंह को बंद करें तो हमें क्या एहसास होता है? हमें ऐसा लगता है कि हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, सांस नहीं आ रहा, हाँ जी, मर जाएंगे अभी। इस कॉन्फ्लिक्ट को डेथ फ्राइट कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, मरने का डर। अब ये तो फिजिकल हो गया, आपका सांस रोका और आपको मरने का डर हो गया। लेकिन अगर फिगरेटिवली हम ये चीज़ देखें, अगर हम साइकोलॉजिकल थॉट से इसको समझें कि कभी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए कि आपको डेथ फ्राइट लगने लगे। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी बड़ी बीमारी का डायग्नोसिस हो गया जिससे आपको मरने का डर लग रहा है, जैसे कैंसर का कोई डायग्नोसिस हो गया किसी पेशेंट के अंदर, और अब उसको डेथ फ्राइट हो रहा है, मरने का डर हो रहा है, हाँ तो उसको लंग्स की प्रॉब्लम होने लगेंगी। डॉक्टर्स कहेंगे कि कैंसर यहाँ था, मेटास्टेसिस हो गया लंग्स में, जबकि वो उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लंग्स में प्रॉब्लम हो गई है उसको, वो मेटास्टेसिस नहीं हुआ, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ गया, डेथ फ्राइट कॉन्फ्लिक्ट आ गया। ये एक हो गया। दूसरा कोई और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आजकल लोगों को बहुत हार्ट अटैक आ रहे हैं, हाँ जी, ठीक है ना। अब हार्ट अटैक के पीछे क्या कॉन्फ्लिक्ट है? टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट, मतलब आपकी टेरिटरी में आपको गुस्सा आया। अब आपने देखा होगा डॉग्स होते हैं, हाँ जी, जानवर होते हैं, उनकी टेरिटरी होती है, वो मार्क करते हैं, टेरिटरी को मार्क करते हैं ना। तो अगर हम फिजिकल लेवल में लेना तो इस चीज़ को हम उन जानवरों से सीख सकते हैं कि उनकी टेरिटरी में अगर उनको गुस्सा आता है, उनकी टेरिटरी में अगर उनको डर लग रहा है। लेकिन ह्यूमंस जो है इसको साइकोलॉजिकल लेवल पे भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी टेरिटरी में कोई घुसपैठिए घुसेंगे तभी आपको डर लगेगा। आपके घर में कोई ऐसा इन्वायरमेंट हो गया जहाँ आपको डर लग रहा है, कोई ऐसा इंसान आ गया, आपको वहाँ रहने में, अपनी टेरिटरी में आपको डर लगने लग रहा है, तो आपको चेस्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी।
अगर आपकी प्रॉपर्टी को किसी ने हथियाने लगे, ठीक है, या फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस में, वर्क प्लेस पे आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको उस चीज़ से अपनी जो आपकी जो दायरा है, आपकी जो टेरिटरी है, उसके अंदर आपको कोई बंदा सहन नहीं हो रहा, ठीक है, आपको उस पर कॉन्स्टेंटली गुस्सा आता है, उसको सहन नहीं कर पा रहे, तो आपको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो ये इस टाइप से सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपका कौन सा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। जैसे एक सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर हम किसी से दूर जा रहे हैं या किसी से दूर जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बच्चों को नैपी रैश हो जाता है। हाँ जी। ठीक है, आप बोलते हैं कि गीली नैपी ज़्यादा देर तक पहन ली तो रैश हो गया। तो क्यों हुआ? क्योंकि वो गीली नैपी को दूर करना चाहता था बच्चा पूरी रात, लेकिन उसमें सोता रहा, ठीक है, और हो गया रैश। तो रैश इस वजह से हुआ। अब कई बच्चों को माँ से दूर होने पे ये सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। डॉक्टर साहब, मरने के डर से जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे हमारी लंग्स पे ही क्यों प्रॉब्लम हो रही है? हमारे हार्ट पे क्यों नहीं हो रही है? हमारे किसी और ऑर्गन पे क्यों नहीं हो रही है? सिर्फ लंग्स पर ही क्यों हो रही है? ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो बनाए गए हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, ये पर्टिकुलर ऑर्गन के एक्शन के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। अब लंग्स का एक्शन क्या है? ब्रीदिंग। आपको डेथ का एहसास कब होता है? कब होगा? जब मुझे सांस नहीं आएगी, जब आपकी सांस रोक दी जाएगी। हाँ जी। इसके अलावा आपको डेथ का एहसास नहीं होगा। जब आपको सांस नहीं आएगी तब आपको मरने का एहसास होगा। हाँ जी। तो इसलिए अगर सांस नहीं आ रही तो लंग्स की प्रॉब्लम है। डेथ फ्राइट का मतलब लंग्स की प्रॉब्लम। जैसे अभी मैंने सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट की बात की, तो सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट से स्किन पे ही क्यों हो रही है बीमारी? ये भी सवाल होना चाहिए आपका, कहीं और क्यों नहीं हो रही? टच किस चीज़ से होते हैं हम? अपने स्किन से। स्किन से। हाँ जी। हम किसी भी चीज़ से टच में किससे आते हैं? स्किन से। तो सेपरेट भी तो स्किन से होंगे ना, इसलिए सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट स्किन की बीमारी लेके आता है। हम किसी से टच चाहते हैं या किसी से दूर होना चाहते हैं, तो कौन होगा? स्किन ही तो होगी। तो इसलिए सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट स्किन के लिए डिसाइड किया गया है कि सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से स्किन की बीमारियां होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट होता है। मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है निवाला। आप किसी चीज़ को ले नहीं पाए या निगल नहीं पाए या उसको फिर एलिमिनेट नहीं कर पाए। 3 प्रोसेस होते हैं। एक तो सबसे पहला कि आप किसी चीज़ को ले नहीं पा रहे, हाथ को आया मुंह को न लगा। एक होता है ना कि आपको कोई जॉब चाहिए थी, जॉब नहीं मिली, आपको कुछ चाहिए था, नहीं मिला, आप उसको कैच नहीं कर पाए, उस मॉर्सल को कैच नहीं कर पाए, तो ये आपका इनगोइंग मॉर्सल हो गया, आप उसको कैच ही नहीं कर पाए, तो आपको एलिमेंट्री कैनाल की बीमारी होगी और वो भी अपर जीआई की। ठीक है, जैसे आपको छाले, जिन लोगों को ज़्यादा छाले रहते हैं ना, उनको ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि उनको हमेशा ये फील होता है कि मैं वो चीज़ नहीं पा पाया, वो चीज़ मुझे नहीं मिली, वो मैं कैच नहीं कर पाया। अब अगर आपने कैच किया, अब आप उसको निगल नहीं पा रहे, तो थ्रोट की, थायराइड की दिक्कत होंगी। थायराइड की नोड्यूल्स जो होते हैं, थायराइड प्रॉब्लम जो होती है, वो इस प्रॉब्लम की वजह से होती है। मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट, अगर हम निगल नहीं पा रहे, हम स्वेलो नहीं कर पा रहे उस बात को, उस इंसिडेंस को, उस कॉन्फ्लिक्ट को, ठीक है, हम स्वेलो नहीं कर पा रहे। अब अगर हमने स्वेलो कर लिया, अब हम उसको एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, तो हमें और नीचे की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन, अकॉर्डिंग टू द पार्ट, लोकेशन, ये डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो पर्टिकुलरली उसी पार्ट के लिए होते हैं। डॉक्टर योगेश, आप बोल रहे हैं कि पहले हमारा मन बीमार होता है, फिर हमारी वाइटल फोर्स बीमार होती है, फिर हमारा शरीर बीमार होता है, लेकिन हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी बीमारी लेकर, तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको इस बैक्टीरिया की वजह से या इस वायरस की वजह से ये चीज़ हुई है, ये डिजीज़ हुई है। तो सच क्या है? ये कहा जाता है कि जर्म्स की वजह से हम बीमार पड़ते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ट्यूबरकुलोसिस है, 80% लोगों में ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया नहीं मिलता, लेकिन सिम्टम वैसे ही होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया की वजह से, जो बोला गया है कि इसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस होता है, इसकी वजह से बीमारी हो रही है? इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। 1850 में एक साइंटिस्ट थे, लुईस पैस्चर। जी।
हम अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में पढ़ते हैं उसके बारे में, जिन्होंने ये थ्योरी बनाई थी कि हम बीमार पड़ते हैं जर्म्स की वजह से। इसको जर्म थ्योरी के नाम से जाना गया था। उसी के पैरेलल जर्म थ्योरी डिनाइलिज्म चल रहा था। एक और साइंटिस्ट थे जो ये बोलते थे कि जर्म की वजह से हम बीमार नहीं पड़ रहे, हम पहले बीमार होते हैं, फिर जर्म्स को एक फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है, फिर वो हमें एज अ स्कैवेंजर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, जो हमारे डिसीज पार्ट होता है, जो डिस्ट्रॉयड पार्ट होता है, उसको साफ करने का काम करते हैं जी। ठीक है। बीचैम्प नाम था उन साइंटिस्ट का। तो ये दोनों थ्योरी साइड बाय साइड चल रही थी, जर्म थ्योरी और जर्म थ्योरी डिनाइलिज्म। अब जो मेडिकल फील्ड है उसने इस जर्म थ्योरी डिनाइलिज्म को दबाना स्टार्ट कर दिया और जर्म थ्योरी को उठाना स्टार्ट कर दिया। आज के टाइम में हर मेडिकल फील्ड में सिर्फ जर्म थ्योरी को माना जाता है। अगर हम माने कि जर्म्स की वजह से बीमारी हो रही है, तो ऐसा क्यों है कि बहुत से लोगों में जर्म्स नहीं मिल रहे हैं, फिर भी वो वैसे ही बीमार हो रहे हैं जैसे जर्म्स, जिनके अंदर जर्म्स मिल रहे हैं, जैसे वे सिम्टम दिखा रहे हैं वैसे ही वो भी दिखा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जर्म्स नहीं मिल रहे। तो इसका मतलब वो पहले बीमार है ना, जर्म्स तो बाद में एंटर हुए हैं ठीक है। और अगर इसका आंसर हम दे तो कुछ इन्फेक्शियस डिसीजेस का ही कॉज इनको पता है मेडिकल साइंस को। बाकी जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, फिर इनका कौन सा जर्म कारण है? अब इनका कारण भी तो फिर जर्म्स ही होने चाहिए ना, पर नहीं, ये जर्म्स भी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ठीक है। ये एक फेवरेबल कंडीशन, एक आपको इन्वायरमेंट ढूंढते हैं रहने के लिए। जब मैंने आपको बताया था पिछले एपिसोड में, हमारी वाइटल फोर्स का जो एक काम होता है सेल्फ प्रिजर्वेशन होता है। तो अगर हम सेल्फ प्रिजर्वेशन कर रहे हैं, हमारी प्राणवायु डिफरेंट पार्ट में अच्छे से सप्लाई कर रही है ठीक है, रक्षा कर रही है वो, तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम पे हावी नहीं होएगा, उस पार्ट पे हावी नहीं होएगा। लेकिन जिस पार्ट से हमारी जो प्राणवायु है वो कम होने लगती है, प्राण शक्ति कम होने लगती है, तो उस पार्ट पे उसका हक होने लगता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हक होने लगता है ठीक है। जैसे आप किसी घर में रहते हैं ठीक है, अब आपने उसको खाली कर दिया तो वहाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मकड़ी हो गई, छिपकली हो गई, उन सब का कब्जा हो गया। जैसे ही आप रहने आओगे, अपना संरक्षण दिखाओगे तो वो भाग जाएंगे ठीक है। तो जितने भी जानवर हैं, जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी हमारी तरह ही हैं। उनको जब एक फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो आकर आप पे हावी हो जाते हैं। तो जो ये जर्म्स हैं ना, ये बाद में एंटर करते हैं, इनकी वजह से बीमारी नहीं होती। जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस में पेशेंट इतना बीमार हो जाता है कि उसका डिफेंस नहीं रहता उस बैक्टीरिया के लिए। अब ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया हर जगह है, लेकिन सबको टीबी नहीं हो जाती। जब उस पेशेंट का डिफेंस इतना कमज़ोर हो जाए कि टीबी का बैक्टीरिया उस पर हावी होने लगे, तब उसको टीबी का डिटेक्शन होता है। और मेडिकल साइंस कहती है कि ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया की वजह से उसको टीबी हो गई। भाई बैक्टीरिया तो हर जगह है ना। ऐसी कोविड में भी सबको तो कोविड नहीं हो रहा था ना जी, सबको तो कोविड नहीं हुआ ना, और सबके टेस्ट कर रहे थे, सिम्टम कोविड के थे और टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा था। बहुत से लोगों में ऐसा हुआ था, सिम्टम कोविड के थे लेकिन कोई टेस्ट में पॉजिटिविटी थी ही नहीं। तो फिर उनको, अगर हम कह रहे हैं कि कोविड के वायरस से, SARS-CoV-2 वायरस से हमें कोविड हुआ है, तो हर पेशेंट में पॉजिटिव आना चाहिए था जी। अब होम्योपैथी में जर्म थ्योरी को डिनाइल किया गया है ठीक है। होम्योपैथी इसी चीज़ को फॉलो करती है कि हम पहले बीमार होते हैं, उसके बाद हमारा शरीर बीमार होता है। हम पहले मन बीमार होता है, फिर वाइटल फोर्स, फिर शरीर बीमार होता है, उसके बाद ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हावी होते हैं हमारे ऊपर। तो देखा जाए तो ये सारा मन का ही खेल है। जैसे आपने बताया कि अगर मन को स्ट्रांग रखेंगे, मन से हम ये सोचेंगे कि हम ठीक हैं, तो हम ठीक ही रहेंगे। हाँ, बट हम कई बार मन से सोच नहीं पाते। मन का जो फॉल्स परसेप्शन है ना, वो हम बदल नहीं पाते, तो हमें सहायता लेनी पड़ती है। सहायता कौन करेगा? होम्योपैथिक मेडिसिन जी। होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर ये पावर है कि आपके परसेप्शन को चेंज कर दिया जाए। तो जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो मन आपका ठीक होने लगता है, तो अपने आप ही आपका प्राण ठीक होने लगता है और अपने आप ही आपकी बीमारी ठीक होने लगती है। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारा मेडिकल साइंस में एक एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल होता है ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग बोला जाता है कि एक डिसीज़ 3 चीज़ों के मिलने से बनती है, एक एजेंट, एक होस्ट, एक इन्वायरमेंट।
एजेंट मतलब कॉजेटिव एजेंट होना चाहिए, एक कारण होना चाहिए कि ये बीमारी क्यों हो रही है, एक जिसके अंदर ये बीमारी हो रही है होस्ट होना चाहिए, एक इन्वायरमेंट होना चाहिए कि ये बीमारी हो जाए। ये तीनों चीज़ों के मिलने से बीमारी हो सकती है। इनमें से एक चीज़ को भी हटा दिया जाए, या तो एजेंट को हटा दिया जाए, या होस्ट को हटा दिया जाए, या इन्वायरमेंट को हटा दिया जाए, तो बीमारी नहीं हो सकती। ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल है, ठीक है। अब जो हमारी मॉडर्न साइंस है, कन्वेंशनल मेडिसिन है, वो एजेंट पे सारा कंसंट्रेशन बनाती है। एजेंट मिल गया किसी बॉडी के अंदर तो वो उसके लिए मेडिसिन दे देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अब आजकल फ्लू के केसेस हो तो उसमें एंटीबायोटिक दे देते हैं। जब वो फ्लू वायरस की वजह से हो रहा है तो एंटीबायोटिक क्या काम करेगा उसके अंदर? वायरल डिसीज है तो एंटीबायोटिक क्यों देना? बॉडी और वीक हो जाती है। तो कॉजेटिव एजेंट ढूंढने का एक वो है, प्रचलन है। जहाँ कॉजेटिव एजेंट नहीं मिला वहाँ कोई हेल्प नहीं होती। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ में कोई कॉजेटिव एजेंट नहीं पता हमें, तो हम लाइफ लॉन्ग हमें मेडिसिन खानी पड़ेगी शुगर लो करने की। जैसे थायराइड का उनको पॉजिटिव एजेंट नहीं मिला तो थायराइड का आपको हार्मोन पूरी लाइफ खाना पड़ेगा, क्योंकि वो थायराइड पे काम नहीं कर रहे हैं, वो रिप्लेसमेंट दे रहे हैं बस, उसको तो ठीक नहीं कर रहे ना। होम्योपैथी में कारण देखा जाता है कि हम बीमार क्यों पड़े, थायराइड क्यों हुआ, आपको हाइपोथायराइडिज्म क्यों हुआ, डायबिटीज़ क्यों हुई, उस कारण से आपकी मेडिसिन निकाली जाती है, उस कॉजेशन से आपकी मेडिसिन निकाली जाती है, तो आप ठीक होने लगते हैं, आपका अपना ऑर्गन काम करने लगता है, हमें रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो होम्योपैथी होस्ट पे काम करती है, जो बाकी साइंसेज हैं वो एजेंट पे काम करती हैं। हम एजेंट पे काम नहीं करते, हम होस्ट पे काम करते हैं। होस्ट मतलब जिसको बीमारी हो रही है उसको स्ट्रॉन्ग कर दो, बीमारी नहीं होगी। आप एजेंट, लाखों करोड़ों एजेंट हैं, करोड़ों बैक्टीरिया, करोड़ों वायरसेस हैं जो हमें नहीं भी पता है। अभी इंसान ने इतने नाम निकाले भी नहीं है बैक्टीरियाज के, वायरस के, इतने प्रेजेंट है हमारे चारों तरफ। हम किस किस के लिए दवाई बनाएंगे? इससे अच्छा अपने को स्ट्रॉन्ग नहीं कर ले। अगर हम अपने को स्ट्रॉन्ग कर ले तो बाकी सारे तो अपने जी रहे हैं जी, वो हम पे हावी नहीं होंगे। तो होम्योपैथी होस्ट को स्ट्रॉन्ग करती है, ये फायदा है, इसलिए हमें होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी आपने मन की बात की, मन तो नहीं कर रहा है कि शो को यहीं समाप्त करें, अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, नमस्कार।